हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आराम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखो, अभी तक हम नेट जेआरएफ की जो पीवाईक्यू सीरीज़ कर रहे हैं, इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। देखिए, जो 2025 का जो पेपर हम कर रहे हैं, ये याद रखें आप, जो भी नए लोग जुड़े हैं, आपसे बता दूं मैं कि अभी तक हमने 3 वीडियो लाए हैं और ज़्यादा बड़े नहीं हैं, सिर्फ 25-30 मिनट के वीडियो, उसको आप देखें। अभी हमने 3 वीडियो लाए हैं और तीनों वीडियो में हमने 2025 जून के जो पेपर हैं उनको अच्छे से डिस्कस किया। देखो, ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन पढ़ के सिर्फ बता रहे हैं, यहाँ पे आपको पूरे क्वेश्चन की जो डिटेल्स है उसके बारे में अच्छे से एनालिसिस किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि बहुत अच्छी चीज़ है ये तो, क्योंकि देखो, कोई भी एग्ज़ाम हो उसका जो रूपरेखा होती है उसमें 60% जो रोल होता है वो पीवाईक्यू का ही होता है। बाकी आप थोड़ी अपनी मेहनत भी करेंगे, थोड़ा अपना विश्लेषण करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी विश्लेषण अपनी मेहनत ना करें। आप जो पढ़ रहे हैं जिस भी कंटेंट से, वो करते जाइए, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि ये जो एग्ज़ाम है इसके अलग ही मायने हैं, ठीक है। इसलिए आप मायनों को समझें, ठीक है। तो पहले तो सबसे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि इससे क्या होता है ना, एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। और हिंदी साहित्य हम लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप हमसे जुड़े रहें। आप हमसे जुड़े ही इसलिए हैं कि हम अच्छे से आपको पीवाईक्यू सीरीज़ को पूरी करवाएं, तो हम करवाएंगे और ये हमारा प्रॉमिस है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। 52 क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, 52 क्वेश्चन क्या कहता है, तमस से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। अब तमस क्या है पहले तो ये जान लो कि देखो, तमस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि तमस की रचना कहाँ पे हुई थी। रावलपिंडी शहर में हुई थी। तो तमस की रचना कहाँ पे हुई थी? रावलपिंडी शहर में हुई थी, ठीक है। अब ये भीष्मशानी की स्मृतियों के आधार पर लिखी गई है और तमस की ज़्यादातर घटना उनके चरित्र वास्तविक है, क्योंकि देखो, कोई भी लेखक होता है उसके एक्सपीरियंस होते हैं अपने पर्सनल। तो यहाँ पे ये समझना होगा कि तमस की जो चरित्र हैं, जो भी कैरेक्टर हैं, जो पात्र हैं, वो सब वास्तविक हैं। इसके अलावा ये कह रहा है कि भीष्म शाहनी का जो तमस है वो 1973 में, मतलब 1973 में, याद रखेंगे, 1973 में लिखा गया है। कब लिखा गया है? 1973 में। फिर एक उपन्यास है, तो ये भी आपको जानना मिल गया कि उपन्यास कृति है और ये उपन्यास भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यांकन अंकन है। और 1947 में जो विभाजन हुआ था, इसके दौरान जो भी सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तमाम जो चीज़ें हुई थी, जो धार्मिक थी, राजनीतिक थी, उनके बारे में बड़ा कटाक्ष और बहुत शानदार इस बारे में कहा कि आपने पढ़ा नहीं तो ज़रूर पढ़ें। तमस को पढ़ना, अगर आपके पास टाइम मिले तो ज़रूर पढ़ें, नहीं तो आप देखो यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे जो शॉर्ट्स वीडियो होते हैं जिसमें किसी उपन्यास की रूपरेखा और उससे बनने वाले तमाम प्रश्न, वो भी कई बार आप कर सकते हैं। समय कम हो तो आप वो करें, वरना आप मूल उपन्यास भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है कि तमस से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं। देखो, तमस की रचना रावलपिंडी शहर में भीष्म शाहनी की स्मृतियों के आधार पर हुई थी, बिल्कुल सही बात है, ये हमने अभी बताया आपको। तमस की ज़्यादातर घटना वास्तविक है, ये भी सही बात है। यह उपन्यास नत्थू और उसकी पत्नी दोनों के वास्तविक पात्र हैं, तो ये तो हमने कहीं भी जिक्र देखा भी नहीं है, क्योंकि ये हमने पढ़ा हो तब भी ये जिक्र नहीं है। और अंग्रेज अधिकारी रिचर्ड फसाद रुकवाने, अब रिचर्ड जो थे वो फसाद रुकवाने का हर संभव प्रयास करता है, ठीक है। और तमस प्रथम विश्व युद्ध के समय की कथा है, तो ये भी गलत है। तो आपको यहाँ पे 3 डाटा तो गलत हो गए, सिर्फ ए और बी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, ठीक है, ये होगा। अब इसके पात्र देख लो। देखो, नत्थू पात्र है तमस का। मास्टर रामदास ये भी है, आप जरूर पढ़ें। देखो, कई बार क्या होता है ना, मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ लेकिन आप उपन्यास नहीं पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। उपन्यास पूरा ना पढ़ सको तो उसकी मेन रूपरेखा तो पढ़ ही सकते हो आप, ठीक है। तो ये भी आप करें। फिर हम देखते हैं, मेहता जी हैं, अजीत सिंह हैं, देसराज है और रिचर्ड है, ये से क्या है? पात्र हैं। भीष्म शाहनी के अन्य उपन्यास को झरोखा भीष्म शाहनी ने 1967 में लिखा, कड़िया उन्होंने लिखा 1970 में, वसंत लिखा 1980 में, मया दास की मांडी लिखा उन्होंने 1988 में और कुंतो लिखा 1993 में। देखो, ये डेट याद रखने पड़ेंगे, इसका कोई उपाय नहीं है, आपको बार बार पढ़ेंगे तो ही हो सकता है। काफ़ी चीज़ें ये मुझे समझ में आता है कि ये चीज़ें बहुत क्रिटिकल हो जाती है विद्यार्थियों के लिए, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सभी के लिए, ये आपके लिए नहीं, ये ऐसा नहीं कि किसी टीचर को भी सारा याद रहता हो, ठीक है। टीचर भी एक इंसान है, उसको भी सारे डाटा याद नहीं होते। तो आप ये मत सोचें कि कोई भी टीचर हो, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी पढ़ाने आ रहा हो, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बड़े नामी की टीचर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा, आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं आप बेस्ट हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो मोटिवेट तो रहना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अगर मोटिवेशन आपके पास है तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं।
ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, लेकिन कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन के बिना ये सारी चीज़ें होनी बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 53 का। रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के संदर्भ में कौन सा तथ्य असत्य है? मतलब ये असत्य पूछ रहा है। और ये जो दिनकर की पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय, वो हमारे सिलेबस में है जेआरएफ में। तो पहले सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि देखो इसका जो संस्कृति के 4 अध्याय में तीसरे अध्याय का शीर्षक भारतीय संस्कृति और यूरोप है। क्या है? भारतीय संस्कृति और यूरोप है। और क्या क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की यह पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के संदर्भ में असत्य तथ्य के बारे में भी कह रहा है कि क्या क्या असत्य पूछ रहा है। तो देखो ये संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक 4 अध्यायों में विभक्त है। पहला अध्याय है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, पहली तो यह है। दूसरा इसका क्या है? प्राचीन हिंदुत्व के विरोध, ये दूसरा अध्याय है इसका। फिर तीसरा अध्याय है हिंदू संस्कृति के इस्लाम, और चौथा है भारतीय संस्कृति और यूरोप। देखिए ठीक है, तो अब देखो प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? रामधारी सिंह की पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय के साथ कौन सा तथ्य असत्य है? देखो भूमिका नेहरू ने लिखी। तीसरे अध्याय, देखो तीसरा अध्याय नहीं है, अपने यहाँ साफ पढ़ा था, ये चौथा अध्याय, इसका बी सही हो गया। तीसरे अध्याय का शीर्षक भारतीय संस्कृति यूरोप नहीं है, इसका शीर्षक क्या है तीसरे का? हिंदू संस्कृति और इस्लाम। ठीक है, हिंदू संस्कृति और इस्लाम। तो इसका असत्य पूछा था, हमने इसका आंसर दे दिया, ये आंसर हो गया। देखो ये इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, बढ़िया एक ये अप्रोच भी है नेट जेआरएफ की। थोड़ा बदल गया है, पहले से काफ़ी मामला बदल गया, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि सारी चीज़ें बदल गई, कुछ चीज़ें तो देखो यथावत रहेगी। बात करते हैं अगला प्रश्न 54। नागरी पंचाणी सभा के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभिमत नहीं है। ठीक है, अभिमत नहीं है, मत यानी इनका जो ओपिनियन नहीं है। ठीक है, देखिए क्या ओपिनियन नहीं है? देखो इनका संवत 1950 में कई उत्साही छात्रों के उद्योग से काशी नागरी पंचाणी सभा की स्थापना हुई। ये बात तो सही है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात देखते हैं कि इस सभा की सारी समृद्धि और कीर्ति बाबू सुंदरदास श्याम सुंदरदास जी के त्याग और सतत परिश्रम का फल है। ये बात भी सही है। अगला नागरी पंचाणी सभा के संदर्भ में कौन सी बात है? इसके प्रथम सभापति भारतेंदु के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्णदास हुए। ये बात भी सही है। तो कौन सा असत्य है? तो असत्य है डी। ठीक है, सही डी। देखो इसके बारे में डिटेल थोड़ा पढ़ लेते हैं। नागरी पंचाणी सभा के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल कुछ उनके ओपिनियन क्या है? तो नागरी पंचाणी जो पत्रिका है कि जो प्रारंभिक संख्याओं को हमें निकाल कर देखें तो इनमें अनेक विषयों के लेख कहते कहीं भी कविता नहीं मिलती है, मतलब लेख ज़्यादा है। ठीक है, और नागरी पंचाणी सभा के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभिमत इस प्रकार है कि भारतेंदु के अस्त होने के उपरांत जैसे जैसे हिंदी गद्य साहित्य की वृद्धि होती गई त्यों त्यों प्रचार की आवश्यकता भी कहीं अधिक दिखाई पड़ गई। ठीक है, अदालती भाषा के उर्दू से होने से नव शिक्षकों की अधिक संख्या उर्दू पढ़ने वालों की थी और इसमें हिंदी पुस्तकों के प्रकाशन का उत्साह बढ़ने नहीं पाया था। ठीक है, अतः संवत 1950 में कई उत्साही छात्रों के उद्योग से, जिसमें बाबू श्याम सुंदरदास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह मुख्य थे, काशी में नागरी पंचाणी सभा की स्थापना हुई थी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डाटा है, याद रख लें। इस सभा की सारी समृद्धि और कीर्ति बाबू श्याम सुंदरदास जी के त्याग और सतत परिश्रम का फल था। और देखो ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि नागरी पंचाणी सभा में किन व्यक्तियों का योगदान रहा? तो देखो ठाकुर शिव कुमार का योगदान रहा, श्री रामनारायण मिश्र का योगदान रहा और बाबू श्याम सुंदरदास का तो बहुत ज़्यादा रहा था। ठीक है, ये 3 ओपिनियन आप जरूर याद रखना, क्योंकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उनका ओपिनियन है ये, उसमें आपको ये 3 व्यक्तियों के नाम भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बाबू श्याम सुंदरदास और पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं काशी की नागरी पंचाणी सभा के संदर्भ में। ठीक है, और इसके प्रथम सभापति भारतेंदु के फुफेरे भाई थे बाबू राधा कृष्णदास। ठीक है, और इस सभा के 2 उद्देश्य थे, पहला है नागरी अक्षरों का प्रचार और दूसरा हिंदी साहित्य की समृद्धि। ठीक है, अब नागरी पंचाणी के बारे में और थोड़ा सा एक फैक्ट और दे रखा है कि नागरी पंचाणी सभा पत्रिका की प्रारंभिक संख्याओं को यदि हम निकाल कर देखें तो उसमें अनेक विषयों के लेखों के अतिरिक्त कहीं कहीं ऐसी कविताएं भी मिल जाएगी जैसी यशुति पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की नागरी तेरी यह दशा है। तो ये भी याद रखना।
बीजक में संकलित रमैनियाँ किस छंद में लिखी गई है? तो रमैनियाँ लिखी गई है, देखिए रमैनियाँ जो लिखी गई है, एक तो सोरठा चौपाई छंद और दोहा छंद, रमैनी, ठीक है। रमैनी से आपका आशय है रामायण से, ठीक है। तो बीजक में संकलित रमैनियाँ चौपाई दोहा छंद में लिखी गई है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक से 1464 में और बीजक के 3 भाग थे, रमैनी, सबद और सांकी, ठीक है। और रमैनी का आशय रामायण से है, जिसमें दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। ब्रज और पुरी भाषा की बोली है इसमें। सबद की बात करें जिसका अर्थ होता है शब्द, जिसमें गेय पदों की प्रधानता है और ब्रज भाषा और पुरी बोली इसमें प्रधान रूप से है। साखी जो है वो साक्षिक भाव को देखता है, जो दोहा छंद में लिखा गया है। राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कबीर की भाषा में पंचमेल खिचड़ी कहा गया है, सदुकड़ी भाषा के नाम से जाना गया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर या भाषा का डिटेक्टर भी कहा है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 56वां। दोस्तों देखो, लगातार हम क्रम में बढ़ रहे हैं। मेरा उद्देश्य आपको यह है कि आपको मोटिवेट भी करता रहूँ मैं साथ साथ, क्योंकि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी बहुत जो उनका मन होता है बहुत ही एक तरह से नम्र होता है, श्रद्धा भाव से भरे होते हैं शिक्षा के प्रति और ग्रंथों के प्रति, क्योंकि वो शुरू से इसी पृष्ठभूमि से आते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको मोटिवेट करूं और आपको अपने सब्जेक्ट के प्रति जो प्यार है, विश्वास है, उसको गहरा करूं। देखो अगला प्रश्न है 56वां। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शिव मूर्ति से संबंधित है? शिव मूर्ति का निबंध है जो प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा था। आप पहली बात तो यही ध्यान रखें। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शिव मूर्ति के संबंधित कुछ पंक्तियां दे रखी है, जो हम पहले पढ़ लेते हैं। उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम देख सकें, उतना ही हमारा मन, बुद्धि, शरीर, संसार, परमार्थ के लिए मंगल है। मूर्ति बहुधा पाषाण ही होती है, जिसका प्रयोजन यह है कि उनमें हमारा दृढ़ संबंध है, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र कृत निबंध शिव मूर्ति क्या है? ये निबंध है। शिव मूर्ति भारतेंदु युग का प्रतिनिधित्व गद्य रूप में है और इस निबंध के माध्यम से लेखक देशवासियों को भाईचारे, विश्वास, बंधुत्व का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा। किसका एडिशन कहा? हिंदी का एडिशन। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। किसको कहा? प्रताप नारायण मिश्र को कहा। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख निबंध जो निम्नलिखित है: धोखा है, दांत है, बालक है, वृद्ध है, आप बात, खुशामद, भौं, नारी, मनोयोग, मुच्छ, परीक्षा, हद, होली, होरी इत्यादि इन्होंने लिखा है। अब इस प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दोस्तों कि इनमें से कौन से संबंधित है? तो देखो इसका सही आंसर है जिसके साथ जिस प्रकार जितना संबंध हम रख सके, उतना हमारा मन, बुद्धि, शरीर, संसार, परमार्थ के लिए मंगल है। ये हमने पढ़ा था अभी, बिल्कुल सही है। पश्चिमी सभ्यता क्या कह रहा है? पश्चिमी सभ्यता मोड़ रही है, वह एक न्याय आदर्श देख रही है, अब उसकी चाल बदलेगी। ये नहीं पढ़ा अभी अपन ने, ठीक है। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, इसका प्रयोजन ये देखो, ये पढ़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। का सही आंसर हो जाएगा ए। अब दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं 57, ठीक है। 57 प्रश्न क्या कहता है? ये नेट जारक 2024 का प्रश्न 25 का प्रश्न है, जून महीने का। देखो सूची दे रखी है और दूसरी सूची को उससे मिलान करना है। सूची में दे रखा है स्त्री पात्र और इधर लिखा है कहानी। तो सीता, किरण, चंदा, अनीता ये स्त्री पात्र हैं और कहानी है राही दुलाई वाली। कानों में कंगना, राजा निर्बंसिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देख लें, सीता जो पात्र है कहानी का, वो कहानी है ढुलाई वाली, ठीक है। ढुलाई वाली कहानी का पात्र है सीता। किरण है वो कानों में कंगना कहानी का पात्र है। चंदा है वो राजा निर्बंसिया का पात्र है और अनीता है वो राही कहानी का पात्र है। तो ये थोड़ा सा आप कहानियाँ पढ़ लें, जरूर देखो दोस्तों। जो मैं आपको बता दे रहा हूँ शॉर्ट में लिखते भी जाओ। आपको डेली टारगेट में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखो ये थोड़ा पढ़ा रहे हूँ, साथ ही साथ आपको ये भी समझा रहा हूँ मैं कि ये मैं कह रहा हूँ कि आप ये कहानी पढ़ते जाओ। तो आज हाथों हाथ पढ़ लो, क्योंकि ये प्रश्न आएंगे, इसी तरह से प्रश्न आएंगे दोस्तों। कहानियाँ पढ़नी है, ठीक है। आपको ढुलाई वाली कहानी 2-2, 3-3 पेज की कहानी होती है, 5 पेज की, ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी होती है। आपके पास कोई गाइड पड़ी है, उसमें से भी कहानी का जो सारांश है वो भी पढ़ लो, कोई बात नहीं। पहले एक बार तैयार तो किया जाए पूरा सिलेबस, फिर हम ज्यादा बनेंगे, बहुत बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे, लेकिन एक बार सिलेबस तो तैयार किया जाए, मुख्य बात यह है। और देखो दोस्तों, जो लोग पढ़ रहे हैं PYQ अच्छे से कर रहे हैं, मेरी बात माने आप, जो लोग पढ़ रहे हैं और PYQ अच्छे से कर रहे हैं, वो 2 महीने के अंदर नेट की तैयारी करके नेट को निकाल रहे हैं, ठीक है।
तो आपको समझना पड़ेगा कि नेट निकालने के लिए कोई आपको साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं बहुत बड़ा शोध तो आप करना पीएचडी वगैरह में जाओगे तब। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पीवाईक्यू। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पीवाईक्यू। ठीक है, तो प्रश्न चलते हैं 58 पे। एक तरफ देखा जाए तो परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्र व मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृतियों से मुक्ति, उस चीज़ से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में हमें घसीट ले जाती है। ये कथन किस आलोचक का है? तो यह आलोचक है नामवर सिंह। ठीक है, फिर से पढ़ें। एक तरफ देखा जाए, क्या कह रहे हैं? एक तरफ देखा जाए, नामवर सिंह जी कह रहे हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नामवर सिंह जी क्या कह रहे हैं? एक तरफ देखा जाए, कैसा देखा जाए? एक तरफ देखा जाए कि परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज़ से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में हमें घसीट ले जाती है। ये कथन किसका है? नामवर सिंह का। ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि यह कथन प्रसिद्ध नामवर सिंह का है और उनके कहानी का संकलन परिंदे की को हिंदी का पहली कहानी माना गया। और परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता मुक्ति की समस्या, अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज़ से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और हमें रेले में घसीट लेती है। ये बात उन्होंने कही। सारी कहानी इस मुक्ति की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यंजना है। मुक्ति का यह क्षण जिसमें मनुष्य स्वयं अपना साक्षी हो जाता है, निर्मल की अनेक कहानियों का आलोक केंद्र है। 8 परिंदे 1960 में निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी है। जलती झाड़ी 1965 में, ईस्वी में पिछली गर्मियों में 1968 में, बीज बही बहस में 1973 में, कच्चे और काला पानी 1983 में, सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995 में और निर्मल वर्मा द्वारा रचित महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। ठीक है, ये आप देख लें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बता दिया। अब प्रश्न है अगला 59 सॉरी। देखो 59 प्रश्न क्या कहता है, बड़ा ही शानदार है। खड़ी बोली की निम्नलिखित रचनाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्या कह रहा है? असत्य है। देखिए, अकबर के समय में गंग कवि ने छंद वर्णन, क्या कह रहा है? अकबर के समय में गंग कवि ने छंद वर्णन की कीर्ति नामक एक काव्य पुस्तक खड़ी बोली में लिखी। ये बात कही गई है, तो असत्य है क्या ये? तो देखो, अकबर के समय में गंग कवि ने छंद वर्णन की कीर्ति खड़ी बोली में रचना संबंध कथन असत्य है, क्योंकि सत्य कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह होगा कि खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित छंद वर्ण महिम के माना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित करने में महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान है। खड़ी बोली गद्य के आरंभिक रचनाकारों में फोर्ट विलियम्स, कॉलेज के बाहर 2 रचनाकारों जिनका नाम है सदा सुखलाल नियाज तथा इंशा अल्लाह खां, रानी केत की कहानी, तथा जो नियाज है उन्होंने सुख सागर लिखी थी और इंशा अल्लाह खां ने रानी केत की कहानी लिखी थी। तो तथा फोर्ट विलियम कॉलेज के 2 भाषा मुंशो लल्लू लाल जी जो कि प्रेम सागर लिखते हैं और सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान के नाम से उल्लेखनीय है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? खड़ी बोली की निम्नलिखित रचनाओं के समय कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे आप साफ देखेंगे कथन असत्य ये वाला है। ठीक है, ये बाकी सारी बातें सही हैं। यहाँ देखिए, लल्लू लाल विरचित प्रेम सागर खड़ी बोली की आरंभिक रचनाओं में परिगणित है, सही बात है। खड़ी बोली में लिखित पहला महाकाव्य हरियोधकृत प्रिय प्रवास है, यह भी सही बात है। और संवत 1978 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वारिष्ठ खड़ी ग्रंथ के बोली के रूप में लिखा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए ना, या में नरक निदान, अंधेरी नगरी नाटक में उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन महंत का है। ठीक है, अंधेरी नगरी चौपट राजा बहुत अच्छा नाटक है, महंत ने लिखा है और महंत का एक कैरेक्टर है, आप याद रखेंगे। और 1881 में प्रकाशित भारतेंदु ने किया था। मूर्ख राजा के शासन में फैले अन्याय, भ्रष्टाचार और व्यवस्था पर कटाक्ष 6 अंकों में रचित नाटक है। भारतेंदु के प्रमुख नाटक में वैदिकी हिंसा न भवती 1973, प्रेम जोगी 1975, चंद्रावली 1976, भारत दूरदर्शन 1980 और नील देवी 1981 और अंधेरी नगरी 1981 और सती प्रताप 1983 में लिखा गया है। दोस्तों, बहुत अच्छे से हम कर रहे हैं, सारे पीवाईक्यू हमने कर लिए हैं, 60 पीवाईक्यू कर लिए हैं और आगे के भी हम लगातार करते जाएंगे। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और लगातार हमसे जुड़े रहें और पूरी कोशिश रहेगी आपका
दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई, जो भी आप माने, पूरी सहायता रहेगी। लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।